अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअल में है क्या ये, कहाँ से लिए गए हैं, क्या सोर्स है और किस आया। भाग, संविधान के किस भाग में ये इनका प्रोविज़न है। तो देखो, डीपीएसपी जो है इनका सोर्स है आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 है, विस्तार है 36 से 51 तक। एक्चुअल में ये क्या है, ये राज्य के कर्तव्य हैं। ये कहा गया है कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से शासन करता है तो निश्चित रूप से उस राज्य को वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पर आधारित है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कुल मिलाकर इन्फोर्सबल नहीं है, हम इनको फोर्सफुली लागू नहीं करा सकते न्यायपालिका के द्वारा। क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य है, राज्य करता है तो ठीक, नहीं करता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ है हम जो कर सकते हैं, हम ये सब लोग ये सोचते हैं कि चलो राज्य सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है बताएंगे, 5 साल बाद सरकार ही बदल देंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है इसमें। भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का मोटिव है। जहां फंडामेंटल राइट्स जो है न्यायालय में परिवर्तनीय हैं, वहीं जो डीपीएसपी है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये सारी बातें कर चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 37 क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्व जो है किसी भी राज्य को शासित करने के लिए जरूरी है, लेकिन न्यायालय इसे लागू नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि ये गैर न्यायोचित है, न्यायालय इनको लागू नहीं करा सकता। किसी भी राज्य को शासित करने के लिए नीति निर्देशक तत्व जरूरी है। और विधि बनाने के लिए अगर राज्य सरकार जो है कोई भी लॉ बना रही है, कोई कानून बना रही है, तो उस कानून को बनाने के लिए, उस लॉ को बनाने के लिए इन तत्वों को लागू करना जो है राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा, ये कहा गया है। आर्टिकल 38 क्या कहता है, 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी संस्थाओं को प्रदान किया जा सके। मतलब ऐसा कानून बनाएगा, ऐसा लॉ बनाएगा जिसमें क्या क्या मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये पूछा जाता है डीपीएसपी में किस किस कितने प्रकार की न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अच्छा, प्रस्तावना में भी बात कर रहे हैं कितने प्रकार की न्याय की, प्रस्तावना में भी तो बात तीन करते हैं प्रकार। 3 प्रकार की न्याय की, जी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जी। ठीक है, तो यहाँ पर भी डीपीएसपी में भी बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की। 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 39 ए इंपॉर्टेंट है और ये 39 बी और सी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 39 डी, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 ए क्या कहता है, गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये राज्य का कर्तव्य है। कहीं कहीं आपने देखा हो कि जो गरीब लोग हैं आज, जो बहुत, जो वैसे भी अपने देश में जो न्यायिक व्यवस्था है काफ़ी महंगी है। वो एक कहावत कही गई है कि सफ़ेद कोट और काले कोट के चक्कर में जो पड़ गया वो बर्बाद हो जाता। सफ़ेद कोट मतलब डॉक्टर और काला कोट मतलब जानते हो वकील, तो तारीख पे तारीख मिलती है। तो कुल मिलाकर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, तो जब कोई वकील नहीं कर पाता तो सरकारी वकील को मुहैया कराया जाता है। सामूहिक हित को ध्यान में रखकर भौतिक संसाधनों का वितरण राज्य सरकार ऐसा करेगी। राज्य सरकार जो है, जो भी भौतिक संसाधन है उनका क्या करेगी, उनका समान रूप से वितरण करेगी। ये कहा गया 39 बी में कि सामूहिक हित को ध्यान में रखकर। ठीक है,
राज्य इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था बनाएगा जिससे धन और उत्पादनों का साधन का जो उपयोग है वो सबके लिए हो, किसी एक के लिए ना हो, सबके लिए काम करेगा। ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाएगा जो भी रिसोर्सेज हैं, जो धन है उसका जो संसाधन है, जो साधन है, उनका सबके लिए उपयोग हो। 39C कहता है ये। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो ये याद करना है आपको, 39A और 39D। 39D क्या कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार। दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, क्योंकि देखा जाता है कि स्त्री भी वही काम कर रही है, पुरुष भी वही काम कर रहा है, लेकिन वेतन अलग मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राज्य का कर्तव्य है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसके तहत स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। ठीक है, आर्टिकल 40, राज्य ग्रामीण पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन करता है आर्टिकल 40। ठीक है, पूछता है कभी कभी डीपीएससी में एक क्वेश्चन आता है कि कौन से इनमें से थॉट्स जो हैं, कौन से विचार जो हैं वो गांधीयन थॉट्स कहलाते हैं। तो ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधीयन थॉट्स है, गांधी जी की विचारधारा है। ग्राम पंचायतों का गठन है। जो छोटे और लघु और जो मध्यम उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, हथकरघा उद्योग है, ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये गांधी जी का। गांधी जी कभी बड़े उद्योगों पर फोकस नहीं करते थे। बड़े उद्योगों पर जो सबसे ज़्यादा फोकस करते थे वो जवाहरलाल नेहरू करते थे कि बड़े बड़े इंडस्ट्री स्थापित कर दो। गांधी जी कहते थे नहीं, छोटे छोटे मझोले उद्योग स्थापित करो। हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते थे गांधी जी। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, इससे पहले अगर बात करें तो सरकार ने प्रयास भी किया था कि निचले स्तर पर गाँव को स्वायत्तता देने के लिए या निचले स्तर पर जो है गांव का विकास करने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया था सरकार ने, जिसका नाम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पढ़ा है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। ठीक है, जब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपने अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति में असमर्थ रहा, लक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं हो पाया, तब एक कमेटी बनाई गई ये चेक करने के लिए, क्योंकि पता है ये सरकार जांच करने के लिए कमेटी बनाती है कि क्यों विफल हुआ कार्यक्रम, क्योंकि बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोग जोड़े गए थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। उसके बावजूद भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हुआ। तो जो है बी.आर. मेहता की कमेटी बनाई, एक बी.आर. मेहता कमेटी बनाई गई, बलवंतराय मेहता कमेटी। और बलवंतराय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर जो है आपको पता ही है कि जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे और डिटेल में। यहाँ पे 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, तो सरकार करती भी है। काम पाने का अधिकार, एग्जाम्पल डाल सकते हो, मनरेगा। मनरेगा का नाम चेंज हो गया है क्या? अरे नरेगा तो था ही, वीवी राम जी। ठीक है, पहले तो नरेगा था, नरेगा से मनरेगा हुआ, मनरेगा से ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो काम पाने का अधिकार। अब पहले काम पाने का अधिकार जो था वो था 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब कितना हो गया है? 125 दिन। 125। ठीक है, 125। अब 125 दिन का रोजगार। ठीक है, तो यहाँ पर काम पाने का, शिक्षा पाने का, ठीक है, शिक्षा पाने का भी यहाँ पर है। बुढ़ापा, तो देखो लोक सहायता पाने का अधिकार, आप देखोगे वृद्धावस्था पेंशन। बीमारी की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार, आप देखोगे जो है जिलों में आपको जिला अस्पताल मिलेगा, 1 रुपये की पर्ची कटती है। तो बीमारी की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार को संरक्षित किया करता है। आर्टिकल 42, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं में प्रसूति सहायता का प्रावधान। ठीक है, तो ये राज्य सरकार पे डिपेंड करता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे, कार्य की न्याय संगत दशाएं बनाए, मानवीय दशाएं, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता की बात करें तो अब तो सरकार मोस्टली
प्रयास ये कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिलीवरीज हों वो सरकारी अस्पतालों में हो। क्या प्रसूति सहायता पाने का अधिकार, आप देखोगे जो है इस पर सरकार ने काफ़ी काम भी किया है। मैटरनिटी रेट जो है काफ़ी कम हुआ है पहले से, और एक प्लान है जिसमें टीकाकरण वगैरह भी होता है। ठीक है, तो वो राज्य राज्य पर डिपेंड करता है कि राज्य किस तरीके से काम कर रहा है। आर्टिकल 43 क्या कहता है, इसमें कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान, कि भाई सरकार ने डिसाइड कर दिया, निर्वाह मजदूरी डिसाइड कर दी कि भाई 400 रुपये 500 रुपये है दिहाड़ी। ठीक है, तो ये है कि कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान कर दिया कि कितना मजदूरी जो है डिसाइड कर दी। अब वो फिर डिपेंड करता है उन पे कि वो कितना ले रहे हैं। ठीक है, उनको भी पता है कि कितनी दिहाड़ी चल रही है। 43 की बात करें तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, अगर आपने देखा हो कि उद्योगों में जो विभिन्न जो कर्मचारी काम करते हैं, एक यूनियन लीडर होता है, यूनियन लीडर। अब वो यूनियन लीडर जो है वो जब भी कोई जब भी कोई मीटिंग वगैरह होती है इंडस्ट्री में, उद्योगों में, तो सारे कर्मचारियों को पार्टिसिपेशन तो होता नहीं, किसी एक लीडर को बुलाया जाता है तो वो भाग लेता है उसमें। तो कुल मिलाकर ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कि उद्योगों के प्रबंधन में इनकी भी पार्टिसिपेशन है, कर्मचारियों की भी भागीदारी है। ठीक है, 43 खा, इसको याद कर लो। 43 खा क्या है, सहकारी समितियां, ये जोड़ा गया था आर्टिकल। ये काखा वाले जो है मोस्टली ये जोड़े गए हैं, और जोड़े गए हैं आर्टिकल तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये बताएगा? 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, याद रखना, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए आर्टिकल हैं। काखा वाले मोस्टली जो आर्टिकल देखने को मिलेंगे जोड़े गए हैं। यहाँ देखो, समान नागरिक संहिता। तो 43 का हाँ सर 42वें में तो डीपीएसपी, सॉरी क्या, 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था ना सर, सहकारी समितियों का। हाँ, कौन सा, ये वाला? ये तो जोड़ा ही गया है, ये भी जोड़ा गया है, ये भी जोड़ा गया है। हाँ, 97 संविधान संशोधन का, और 43 को सहकारी समितियों का, जो हाँ है सहकारी समितियों का 97वां संविधान। ठीक है, सहकारी समितियों का 97वां संविधान संशोधन है। ठीक है, गुड। यहाँ देखो, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, कि भारत का एकमात्र राज्य गोवा, जहाँ अब ये नहीं कह सकते क्योंकि और भी तो राज्य हैं, कोई बताएगा कौन सा, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है? उत्तराखंड सर। उत्तराखंड, गुड। यहाँ भी तो समान नागरिक संहिता लागू हुई है। और सर गुजरात। उत्तराखंड, गुजरात, और भी कोई है? सर अभी असम में बिल पास हुआ है। ठीक है, उनको याद रखना। ठीक है, अगला है 45, ये याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया कि बालकों के लिए 0 से 6 वर्ष के राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, प्रावधान करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ये वही समझ लो कि ये 0 से 6 वर्ष के लिए आंगनबाड़ी वगैरह नहीं चलती हैं, पढ़ाते हैं, तो वही। यहाँ देखो 46 क्या कह रहा है, SC ST और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि, SC ST वर्गों के लिए राज्य सरकार काम करेगी। ये डिपेंड करता है, राज्य सरकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का कार्य राज्य द्वारा किया जाएगा। कर सकती है राज्य सरकार ऐसा कि पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए। और एक चीज याद रखना, मद्य निषेध भी इसी में आता है। मद्य निषेध, ठीक है, जो मादक पदार्थ हैं उन पर निषेध कौन सा आर्टिकल लगाता है? आर्टिकल 47। शासन 47 और शासन शराब, ऐसे याद कर लो, शराब 47 निषेध। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसी में आएगा वो। बात करते हैं 48, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। और राज्य सरकार करती भी है कि विभिन्न जो वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से आप देखोगे हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करा रही है किसानों से, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है आजकल एग्रीकल्चर में, ड्रोन का यूज हो रहा है जो है एग्रीकल्चर में, ठीक है। पशुपालन में भी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से संगठित करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य, ठीक है। अब ये इतने सारे काम हैं, अगर राज्य सरकार इन डीपीएसपी के माध्यम से अगर काम करे तो निश्चित रूप से राज्य को कैसा बना सकते हैं? कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कही गई है। अगली बात करते हैं आर्टिकल 48 का। अब ये जोड़ा गया है 48 का कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये 48 काम है। अच्छा मुझे बताओ कि क्या पर्यावरण से रिलेटेड कोई आर्टिकल फंडामेंटल राइट में भी है क्या? है या नहीं? बस इतना बता दो। नहीं है ना, वहां तो नहीं है, शायद नहीं है सर। नहीं है ना। और अगर हम बोले कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, मूल मौलिक कर्तव्यों की बात करें, क्या है? हाँ, बिल्कुल नहीं। है, बिल्कुल है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको देखने को मिलेगा और आपका डीपीएसपी में भी ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा, पर्यावरण से रिलेटेड या वन्य जीवों से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और राज्य सरकार करती भी है, कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान है, उनका संरक्षण कर रही है, संग्रहालयों में विभिन्न वस्तुओं को रख के संरक्षण कर रही है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि राज्य सरकार के पास पैसा आ रहा है इससे, स्मारकों को संरक्षण कर रही है, सरकार के पास पैसा आ रहा है काफी, एक सोर्स का एक साधन है, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। क्योंकि दोनों के कार्य, दोनों की प्रकृति, दोनों का नेचर अलग है, तो इसीलिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। पहले आप देखोगे, पहले के टाइम पे जो ये जो डीएम का पद होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का पद जो होता था, ये पहले प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ न्यायिक व्यवस्था का काम भी करते थे, दोनों काम करते थे, न्याय प्रदान करने का काम भी किया करते थे ये, ठीक है। फिर जो है दोनों को अलग कर दिया, दोनों का नेचर अलग, दोनों की प्रकृति अलग, दोनों को अलग कर दिया। अगर आपको याद हो, एनजेईसी आया था, क्या है ये एनजेईसी? कोई बताएगा? न्यायाधीश चुनाव के लिए, मतलब उनका कैसे चुनाव करना है उसके लिए शायद था कुछ। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। क्योंकि जजों की नियुक्ति का जजों की जो नियुक्ति होती है वर्तमान में, वो कैसे होती है? कॉलेजियम प्रणाली से, ठीक है। अब आपको पता ही है कि कॉलेजियम प्रणाली में 4-5 जज जो होते हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगला जज कौन होगा। वही जज जो है 4-5 जजों के नाम लिस्ट में लिखकर वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति उन्हीं में से डिसाइड करता है कि कौन किसको बनाया जाएगा। कुल मिलाकर जो है एक दूसरा इसमें वरिष्ठता का आधार भी लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी वरिष्ठता के आधार को इन्होंने खंडित भी किया है। तो कुल मिलाकर एक कॉलेजियम व्यवस्था जो है एक पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, एक गुप्त व्यवस्था है, ठीक है। तब इसीलिए हाँ हाँ, तो इसीलिए 2015 में हाँ बताइए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको असंवैधानिक भी तो घोषित किया था। हाँ, उसी पे तो चर्चा कर रहे हैं, उसी पे तो कर रहे हैं। ये इसीलिए तो लेके आए हैं 50 में, न्यायपालिका का कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। इसी आर्टिकल की वजह से इसको क्या कर दिया था? असंवैधानिक घोषित किया गया था, क्योंकि भाई न्यायपालिका का और कार्यपालिका का, क्योंकि इसमें कार्यपालिका भी इन्वॉल्व हो गई थी एनजेईसी में, क्योंकि आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण,
इसीलिए एनजेईसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कॉलेजियम व्यवस्था में निश्चित रूप से खामियां हैं, इन खामियों को दूर करो, किसी नई संस्था को ना खड़ा करो, इन खामियों को दूर करने का प्रयास किया जाए, ये बोला था। ठीक है, आर्टिकल 51 की बात करते हैं। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की नीति के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 51 कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की नीति के लिए कार्य करेगा। कि अगर केंद्र सरकार ने किसी देश के साथ कोई संधि समझौता या कुछ लागू किया है तो राज्य को भी मानना चाहिए और राज्य मानेगी। जैसे मान लो अपने पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ अगर भारत सरकार ने कोई समझौता लागू किया है तो ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल बोलते कि नहीं हम मानेंगे नहीं। ठीक है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की नीति के लिए काम करेगा, आर्टिकल 51 कहता है। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल्स हैं जिनको आपको याद करना है, समझना है बस। मोस्टली आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है मैचिंग में पूछ लेता है क्वेश्चन, या हो सकता है कि आपको डायरेक्टली भी दे दे क्वेश्चन कि क्या होता है। मोस्टली वो मैचिंग में रखता है, एक तरफ दे देगा आपको आर्टिकल, एक दूसरी तरफ दे देगा आपको इनसे रिलेटेड फैक्ट, आपको मैच करना होगा। ठीक है, अब आते हैं मौलिक कर्तव्य। एक्चुअल में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट में नागरिकों के अधिकार बता दिए। अब चूंकि जब अधिकार बता दिए तो फिर नागरिकों के कर्तव्य भी तो होने चाहिए। जिस प्रकार से नागरिकों के पास उनके अधिकार हैं उसी प्रकार से नागरिकों के कर्तव्य भी होने चाहिए। किसी ने कुछ बोला है, मुझे पढ़ ही नहीं पाया मैंने मैसेज। अब बोल सकते हो जो भी बोलना है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में अधिकार बताए गए हैं, तो अधिकार अगर है तो कर्तव्य भी होने चाहिए, ये बोला गया। इसीलिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी होने चाहिए नागरिकों के, कि भाई आप इस देश में रह रहे हो, इस देश के संसाधनों का रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स है उनका यूटिलाइज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, रह रहे हो, तो आपका भी तो दायित्व बनता है, आपके भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए। क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो अपने अधिकारों के प्रति तो सजग हैं, जागरूक हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात आ जाती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो कर्तव्य जोड़े गए भाग 4 का में, विस्तार है 51 का, स्रोत क्या है सोवियत संघ, यूएसएसआर, रशिया। ठीक है, यहाँ से लिया गया है। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, याद रखना, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको जोड़ा गया है। किसकी सिफारिश पर? डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको संविधान में ऐड किया गया। और स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य जो थे वो थे 10। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाया भी जा सकता है, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत जो है वो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है उसको जोड़ा गया। अब यहाँ पे समझना, जितना भी ये सीक्वेंस लिखा गया है उसी सीक्वेंस में है ये। पहला, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, अच्छा मुझे क्वेश्चन बताओ कि मौलिक कर्तव्यों का अगर पालन नहीं करते हो तो क्या कोई लॉ ब्रेक होता है, कोई कानून टूटता है, या किसी प्रकार की कोई सजा का प्रावधान है? नहीं सर। नहीं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखोगे पहले क्या था कि थिएटर में मूवी देखने जाते थे तो नेशनल एंथम चलता था स्टार्टिंग में, आपको अगर गए हो देखने तो आपको पता होगा, सब लोग खड़े हो जाते थे। तो पता चला कि कुछ लोग पिटना स्टार्ट हो गए, मारपीट स्टार्ट हो गई। तो नेशनल एंथम पे कोई खड़ा नहीं हो रहा तो पता चले वहाँ मारपीट हो गई, पिट गया। अभी कुछ केसेस हुए थे जब स्टार्टिंग में ये लागू किया गया था, हालांकि फिर चेंज कर दिया गया, लागू किया गया था। तो पता चला कोई विकलांग था, उसे कूट दिया, फिर पता चला वो विकलांग था इसलिए खड़ा नहीं हो पाया, उसे कोई दिक्कत थी। इसीलिए तो यहाँ पर राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें। इसका माया कौन हो गया? स्वतंत्रता के लिए
हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को बनाए रखना, उनका पालन करना, ये भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। जो राष्ट्रीय आंदोलन उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, जो राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पे जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उन आदर्शों को बनाए रखने का राइट है, बनाए रखने का मतलब कर्तव्य है हमारा। ठीक है, ये बातें हैं कि और लिखा गया 33 में क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने का कर्तव्य है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को जो है बचाए रखें, बनाए रखें, देश की रक्षा करें, ये हमारा कर्तव्य है। और जरूरत पड़ने पर, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें, जब जरूरत पड़े देश के लिए तत्पर हो जाएं। भारत के लोगों के मध्य समानता, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, तो समानता, भाईचारे की भावना का निर्माण करें, और जो विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव हैं, जैसे भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग या प्रांत के आधार पर जो भेदभाव है, उनको दूर करने का प्रयास करें, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक है, स्त्रियों का सम्मान करना क्या मौलिक कर्तव्य है? बिल्कुल है। ठीक है, तो स्त्रियों का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। पांचवा पॉइंट है ये। भारतीय सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें। तो भारतीय सामाजिक संस्कृति हमारा जो, क्योंकि वैसे भी हम लोग एक ही चीज़ में तो हम लोग बोलते हैं, जब किसी की बात आ जाती है या दूसरे देशों के से अगर कंपेयर करने की बात आती है, तो हम लोग बात करते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर अद्भुत है, अलग है, ये हमें दूसरों से अलग बनाता है, अलग रखता है। ठीक है, तो उसको बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें आपका वन है, झील है, नदी या वन्य जीव है, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये बातें कही गई हैं, ये कर्तव्य है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है, कैसा दृष्टिकोण अपनाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद का ज्ञान अर्जन या सुधार की भावना का विकास करें, तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सोच की बात की गई है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा से दूर रहें, यही तो नहीं कर पाते। पता चले कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुरंत जाके कूद पड़ते, जाके मारने पीटने लगते हैं, जाके फिर पता चलता है, पूछते क्यों मार रहे हैं, सब मार रहे थे इसलिए मार रहे हैं, ये नहीं पता क्यों। हिंसा से दूर रहें, कहा गया है, कर्तव्य है। अब सार्वजनिक संपत्ति, कुछ लोग क्या करते हैं, दंगे वगैरह हो या कुछ हो रहा है, आग लगा दी है, जो है सरकारी इमारतों में आग लगा दी, सरकार पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। सरकारी बसें जला दी, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देगी, आप ही के पैसे से वसूल कर लेगी दोबारा वो। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की भावना, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, चाहे वो प्रयास व्यक्तिगत हो, चाहे वो प्रयास सामूहिक हो, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। होता है कि कुछ लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग अलग क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, कुल मिलाकर अपने देश का नाम रोशन करने की बात कर रहे हैं कि ऐसी गतिविधियां की जाएं, चाहे वो गतिविधि व्यक्तिगत हो सकती है, चाहे वो गतिविधि सामूहिक हो सकती है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की ऊंचाई को छुए, ऐसे कृत्य करें, ऐसे काम करें जैसे हमारे देश का नाम रोशन हो। 10 कहता है। और जो जोड़ा गया था 11वां, वो 6 से 14 वर्ष तक के बीच के बालकों को शिक्षा के अवसर प्राप्त करना, माता पिता और अभिभावक का ये कर्तव्य होगा। तो माता पिता अभिभावक का कर्तव्य बता दिया गया कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करवाएं, उनको भी पढ़ने का राइट होगा, तो ये उनका कर्तव्य है। तो कुल मिलाकर ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये टॉपिक आपका पूरा समाप्त होता है यहाँ पर। सर एक क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य पे। सर जो अभी आपने बताया 11 मौलिक कर्तव्य,